नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के सेशन में हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के एक प्रमुख चैलेंज डिलेड पेमेंट्स पर फोकस करेंगे। दरअसल इस मुद्दे के समाधान के लिए कदम तो कई उठाए गए हैं, पर आखिर इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है, एमएसएमई इंडस्ट्री के साथ मिलकर हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर इस फ्रंट पर किस तरह के और मेजर्स की जरूरत है। एसएमई एक्सप्रेस के सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजीव चावला, चेयरमैन IM SME ऑफ इंडिया, प्रशांत गिरबाने, DG मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर MCCIA, और डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, पावर टू SME, फॉर्मर CMD NSIC। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। राजीव जी, शुरुआत आपसे। राजीव जी, MSMEs का जहां एक और इकोनॉमी में अहम योगदान है, वहीं ये बात भी सही है कि उन्हें उनकी पेमेंट्स समय पर नहीं मिलती हैं। ये स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए बड़ी चिंता की बात है। इसको लेकर कदम तो कई उठाए गए हैं, आप इनके असर को कैसे देखते हैं और इंडस्ट्री से आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? नमस्कार सौरभ जी। MSMEs की डिलेड पेमेंट की समस्या एक पेरेनियल समस्या है, ऐतिहासिक समस्या है मैं कह सकता हूँ, और जिसकी वजह से MSMEs बहुत ही ज्यादा रिसोर्स कंस्ट्रेंट में रहती हैं और पेमेंट्स ना मिलने की वजह से उनकी जितनी ग्रोथ जो पोटेंशियल होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और ऑफन बहुत से लॉसेस हो जाते हैं, बहुत सारी पेमेंट्स परमानेंटली स्टक हो जाती हैं या डाई डाउन कर जाती हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे MSMEs इवन NPS हो जाते हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए मुख्यतः आज की परिस्थिति में सरकार की तरफ से 3 कानून हैं जिससे MSMEs की पेमेंट निकल सके। पहला कानून जो 1 जुलाई 2017 में GST के आने से हुआ था, जिसमें GST का नियम है कि अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं की जाए तो GST का क्रेडिट वापस लेना पड़ेगा। तो GST की इस कंप्लायंस की वजह से आज ओवरऑल मार्केट्स में एक नया एक ट्रेंड है कि जिसमें सभी बायर्स अपने सप्लायर्स की पेमेंट्स विद इन 6 मंथ्स तो कर ही रहे हैं अपना GST का इनपुट क्रेडिट बचाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो नई टैक्स रिजीम GST रिजीम से पूरे देश में आई है, और ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड इवन लार्ज एंटरप्राइजेस सभी पर लागू है। दूसरा, जिस एक्ट की खास हम लोग आजकल बात करते हैं, MSME एक्ट की 2006, जिसमें के विशेष प्रावधान है कि जितनी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस उनकी पेमेंट्स 45 दिन में करना अनिवार्य है। इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हर राज्य को कहा गया था कि वो अपनी MSME की फैसिलिटेशन काउंसिल्स बनाए। बहुत से राज्यों ने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, तुरंत काउंसिल्स को बनाया, नियमों को नोटिफाई किया और उसकी बेसिस पे बोथ रिकंसिलिएशन एज वेल एज आर्बिट्रेशन इस प्रोसेस को प्रारंभ किया। हरियाणा फॉर एग्जांपल इसमें काफी प्रोग्रेसिव रहा, गुजरात ने बहुत काम किया, महाराष्ट्र ने बहुत काम किया, लेकिन बहुत से राज्यों ने बहुत समय लगाया अपनी काउंसिल्स को बनाने के लिए। तो ग्रास रूट पे अभी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। तीसरा जो नियम इस साल बजट की वजह से अनाउंस हुआ और वो 1 अप्रैल 2023 से वो लागू हो गया। हालांकि इसका इम्पैक्ट अब 31 मार्च 24 को दिखेगा, जिसमें कि अब ये क्लियर है कि अगर MSMEs की पेमेंट 45 डेज में न की जाए तो उस एंटायर एक्सपेंस को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। प्रशांत जी, जैसे राजीव जी ने बताया, डिलेड पेमेंट्स को एड्रेस करने के लिए स्टेप्स तो लिए गए हैं, पर इनका कितना असर हो रहा है? आपके रीजन में MSMEs क्या बता रहे हैं और ये कितना जरूरी है कि अनिश्चित माहौल में MSMEs को इस मोर्चे पर सपोर्ट किया जाए? ये बहुत सही है सौरभ जी कि जैसे राजीव जी भी पहले कह रहे थे कि ये पेरेनियल इश्यू है। हम भी यही सुनते आते हैं जब महाराष्ट्र में हम MSMEs से बात करते हैं कि हमारा जो पेमेंट है MSMEs का, जो बड़ी कंपनियों से आना है, वो टाइम पर नहीं आता, इसलिए बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, कुछ कंपनीज तो है टाटा जैसी जो कि टाइम पर पेमेंट कर देती हैं, अच्छी कंपनीज भी कुछ हैं, बट बहुत सारी बड़ी कंपनियां टाइम पर पेमेंट नहीं करती। उससे वर्किंग कैपिटल पर इंपैक्ट आता है। कई सारी MSMEs तो कहती है कि बड़ी कंपनियों का वर्किंग कैपिटल हम लोग फंड कर रहे हैं, यानी बड़ी कंपनियां रादर देन टेकिंग वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम बिग बैंक्स, वो हम लोगों को डिलेड पेमेंट करके अपना वर्किंग कैपिटल का इंतजाम कर रहे हैं, और वो सही नहीं है।
अब जब देखते हैं हम एमएसएमईज को जब पूछते हैं कि भाई 180 डेज जीएसटी क्रेडिट रिवर्सल जो स्कीम है, तब उसके बारे में उनका बहुत अच्छा फीडबैक है कि 180 डेज से कम जो 180 डेज के बाद दे रहे थे, तो अभी कम से कम 180 डेज में दे रहे हैं जीएसटी के बाद, सो दैट्स गुड। दूसरी बात आती है फैसिलिटेशन काउंसिल की। फैसिलिटेशन काउंसिल अच्छी बात है, पर देखिए नंबर्स फैसिलिटेशन काउंसिल के पूरे देश भर में 10-20 हजार करोड़ रुपए, सिर्फ इतना ही फैसिलिटेशन काउंसिल में इतने ही इनवॉइसेस पे चर्चा होती है, इतने इनवॉइसेस पे एक्टिविटी होती है। अब डिलेड पेमेंट का टोटल साइज देखा जाए, अब डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने कुछ रिसर्च किया है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली है ओमडीआर नेटवर्क के साथ में, और जीएएमई नाम की एक संस्था है उनके साथ में। ये डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की रिपोर्ट कह रही है कि टोटल डिलेड पेमेंट का साइज लगभग 10 लाख करोड़ है। अब ये 10 लाख करोड़ कहां, 10,000 करोड़ कहां सिर्फ, ठीक है। तो 1% भी इश्यू फैसिलिटेशन काउंसिल तक नहीं आ रहा है। अब फैसिलिटेशन काउंसिल का रिकॉर्ड अगर आप देखें लेटेस्ट, तो 52% उसमें से रिजॉल्व होते हैं, हाफ, वो भी 1% ऑफ 50 यानी 0.5% ऑफ द ओवरऑल इश्यू इज गेटिंग रिजॉल्व थ्रू फैसिलिटेशन काउंसिल। 43 भी कब लागू होता है? ईयर के एंड में, यानी अगर आप अप्रैल मई में कोई छोटी कंपनी से कुछ सामान खरीदते हैं, तो उसका पेमेंट आप मार्च एंड तक डिले कर पाते हैं, तो ये तो ठीक नहीं रहा, या तो कम से कम 5-6 महीने डिले करते हैं। तो होना ये चाहिए, कई सारी एमएसएमईज हमें ये बता रही है कि जैसे ईएसआई और पीएफ में होता है, रादर देन वेटिंग टिल एंड ऑफ द ईयर, हर महीने के एंड में पेनाल्टी लागू होनी चाहिए 43B की। तो ये एक एडिशनल संशोधन अभी 43B में जरूरी है। इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये होगा, जो हम पहले भी कह चुके हैं, कि जीएसटी इनवॉइस जो हब है, जीएसटी इनवॉइस जो डेटाबेस है, उसे अगर आप ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करें, तब एवरी इनवॉइस वुड बी अवेलेबल फॉर ट्रेड डिस्काउंटिंग, एंड दैट वुड बी लाख दुखों की एक दुआ। अब हम डॉक्टर कुमार आपका रुख करेंगे। जैसे अभी प्रशांत जी जिक्र कर रहे थे डिलेड पेमेंट्स के साइज का, टू बी प्रिसाइज ये 10.7 लाख करोड़ का है। ऐसे में जो एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत स्टेट्स में, यूटीज में फैसिलिटेशन काउंसिल सेटअप्स की गई हैं, उनको कैसे और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, आपकी क्या राय है? थैंक यू सौरभ। इनफैक्ट ये जो समस्या है डिलेड पेमेंट्स की माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, ये बहुत पुरानी समस्या है, और इसको रिजॉल्व करने के लिए, जैसा कि हमारे अदर कोलीग्स ने भी बताया, कि गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल्स भी उसी एक्ट के अंतर्गत सेटअप की गई है। अब इशू ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जो अधिकांश लोग हैं, जो सप्लायर्स हैं, माइक्रो और स्मॉल सप्लायर्स, वो फैसिलिटेशन काउंसिल में रजिस्टर ही नहीं करना चाहते। मैं फिगर्स देख रहा था, हमारे अन्य कोलीग ने भी बताई कि फिगर सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए के क्लेम, 21,000 करोड़ रुपए के क्लेम लॉन्च किए गए, जबकि वैल्यू जो डिलेड पेमेंट्स की है वो 10 लाख करोड़ बताई गई है। अब यहाँ पे जो गैप है वो मेनली इसी वजह से है कि सेलर, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, अपने बायर से, जो कि एक बड़ी संस्था होती है, बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेट या और लार्ज बायर है, उससे वो बहुत अधिक डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनके ऑर्डर्स के ऊपर, उनकी मार्केट के ऊपर असर पड़ता है। तो एक तो ये इशू है जिसकी वजह से फैसिलिटेशन काउंसिल्स में बहुत लार्ज संख्या में नंबर नहीं जा रहा। दूसरी बात, जहां तक फैसिलिटेशन काउंसिल की इफेक्टिवनेस की बात है, तो फैसिलिटेशन काउंसिल भी एक मीडिएशन का तरीका है। बेसिकली वो सेलर और बायर दोनों को इनवाइट करते हैं, उनके लिए प्रोविजन यह है कि 90 डेज के अंदर वो उसका फैसला दे देंगे, एक्ट में जो प्रोविजन है। अब यहाँ पे बायर और सेलर अगर आपस में ही मीडिएशन या आर्बिट्रेशन, जो भी मेथड अपनाया जाता है, उसमें अगर वो टाइम लेते हैं अपने एविडेंस प्रोड्यूस करने में, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने में, या उनके अंदर जो सेटलमेंट की प्रोसेस है उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाने में टाइम लगता है, तो वो 90 डेज क्रॉस हो जाता है। इसलिए उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो डाइल्यूट हो रही है। तो कुछ इश्यूज हैं, पर मेरा मानना यह है कि फैसिलिटेशन काउंसिल में ग्रेजुअल ग्रोथ हो रही है, इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, और धीरे धीरे लोग इसके अंदर आ रहे हैं, इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जब आप अपने बायर्स को सेलेक्ट करते हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, नेचुरली ये कमर्शियल ऑपरेशंस है, कमर्शियल
ट्रांजैक्शंस है, तो इसमें आपको भी ध्यान रखना है कि आपका बायर इस तरह से मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर ना हो कि वो पेमेंट ही ना करता हो दूसरों को। तो आप भी थोड़ा सा केयर करके उसके साथ डील करें ताकि आपको डिलेड पेमेंट में प्रॉब्लम ना हो। राजीव जी, जैसे डॉक्टर कुमार बता रहे हैं, रिपीट ऑर्डर्स के कारण कई बार एमएसईज डिस्प्यूट अवॉइड करते हैं। वहीं यह बात भी रखी गई है कि एमएसएमईज अपने बायर्स को चेक कर आगे बढ़े। पर हम ये भी देखते हैं कि डिलेड पेमेंट्स में तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं। तो डिलेड पेमेंट्स के निपटारे के लिए जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स हैं, उसका आप भी लंबे समय से हिस्सा रहे हैं। ऐसे में आप हमें यह बता सकें कि स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी से फैसिलिटेशन काउंसिल की संख्या बढ़ाने की बात कही गई थी फॉर क्विकर डिस्पोजल ऑफ केसेस। इस पहलू पर आपकी राय? सौरभ जी, इनफैक्ट हालांकि इसका एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, क्योंकि 10.8 लाख करोड़ की ओवरऑल आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं जो एक सर्वे कहता है। लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस हमारा ये बताता है कि ये अधिकतर जरूर गवर्नमेंट सेक्टर से ही डिलेड हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, डिफेंस, रेलवे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट परचेजेस, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें बहुत पैसा डिले होता है। एक परमानेंटली डिले की एक इशू है। बहुत से जो हमारे सप्लायर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो बैंक गारंटीज खोलते हैं, उनकी बैंक गारंटीज रिलीज नहीं होती हैं, और एक परमानेंटली एक इशू बना चला आ रहा है, एक ट्रेंड चला आ रहा है। इसको एड्रेस करने का पहला जो बहुत बड़ा हमने इनिशिएटिव देखा, वो देखा कोविड के दौरान। आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज एमएसएमई सेक्टर की रिवाइवल और सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने दिया, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और एंटरप्राइजेस को उन्होंने आदेश दिया और फंडिंग भी दी कि वो एमएससीज की पेमेंट 45 डेज के अंदर कर दें। तो एक बहुत बड़ी राशि उस दौरान एमएससीज के पास आई। उनमें से कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अभी हैं जिन्होंने अब रेगुलर पेमेंट्स का एक पैटर्न बना लिया है, लेकिन बहुत से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, बहुत से गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स, इन सब में बहुत ही ज्यादा डिले है। इसको एड्रेस करने के लिए अभी जेम्स पोर्टल ने हाल ही में कुछ इनिशिएटिव्स लिया है, क्योंकि जेम्स पोर्टल के दौरान जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो रही है उसमें अब पेमेंट्स का, टाइमली पेमेंट्स को भी रेगुलरली मेजर किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक प्रेशर बनना प्रारंभ हो जाएगा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स पर, ताकि वो समय से पेमेंट करें। मैं मल्टीपल डेस्क के बारे में फैसिलिटेशन काउंसिल की मैं ये जरूर बताता हूँ कि बहुत सी स्टेट्स ने मल्टीपल डेस्क का प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश ने हर डिवीजन में एक फैसिलिटेशन काउंसिल को बनाया है। हरियाणा ने हाल ही में एक नया निर्णय लिया है और नोटिफिकेशन जारी किया है कि 20 लाख तक की पेमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो जिला स्तर पे होगा और हर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई जाएगी। तो अगर 22 जिले हैं हरियाणा में, तो 22 फैसिलिटेशन काउंसिल 20 लाख तक के केसेस को देखेगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, लॉज इतने प्रोटेक्टिव भी ना हो जाएं कि लार्ज बायर्स एमएससीज को अवॉइड करें उनसे सप्लाई। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी कंपनी ने मुझे कंसल्ट किया और बहुत सारे इश्यूज प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को उन्होंने समझा, स्पेशली 43B का जो इनकम टैक्स का भी एक्ट में चेंजेस आए हैं, और उन्होंने तो ये तय कर लिया कि हमेशा अवॉइड करेंगे परचेजेस फ्रॉम स्मॉल सप्लायर्स, माइक्रो एंड स्मॉल, और 50 करोड़ से ऊपर की कंपनी को ही वो इसमें से अपनी परचेजेस करेंगे। राजीव जी, आपका कहना भी सही है कि लार्ज कंपनीज ओवर रेगुलेशन की सूरत में एमएससी से दूरी भी बना सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत जी, सीपीएसईज और वो सभी कंपनीज जिनका टर्नओवर 500 करोड़ और उससे ज्यादा है, उनके लिए सरकार की ओर से इंस्ट्रक्शंस थी कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो ताकि मल्टीपल फाइनेंसर्स के जरिए ट्रेड रिसीवेबल्स के डिस्काउंटिंग को फैसिलिटेट किया जा सके। इसको आखिर कैसे गति दी जा सकती है? एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए नवंबर 2018 में, 5 साल पहले। उसमें से एक इनिशिएटिव यह भी था, प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कहा कि 500 करोड़ से ज्यादा जिसका टर्नओवर है वे सभी
ट्रेड्स के ऊपर रजिस्टर हो, वो सभी बायर, ताकि एमएसएमईज का क्रेडिट इश्यू सब्सटेंटिव लेवल पर रिजॉल्व हो। अगर हम नंबर देखें तो पता चलता है कि अनफॉर्चुनेटली लोअर डाउन गवर्नमेंट मशीनरी जो काम करनी चाहिए उस हिसाब से काम नहीं कर चुकी है एनफोर्समेंट करने में। अब नंबर्स देखिएगा, आज 5,871 यानी लगभग 6,000 कंपनियां 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, लगभग 6,000 कंपनियां देश में। उसमें से 1,932 यानी लगभग 2,000 कंपनियां, 1/3 कंपनियां सिर्फ रजिस्टर्ड है ट्रेड्स पर। तो प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि 2/3 कंपनीज ट्रेड्स पर आई ही नहीं है। जो लोग 1,932 लोग ट्रेड्स पर आए हैं, वे भी जो बिजनेस कर रहे हैं ट्रेड्स के ऊपर, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग लेवल का बिजनेस है। आप अगर एग्जैक्ट आंकड़े देखें तब आपको पता चले कि 3 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है, RXIL, M1 एक्सचेंज और इनवाइस स्मार्ट, इन तीनों के ऊपर मिलकर सिर्फ 1,932 लोग हैं और उनका बिजनेस जो है टोटल इसके ऊपर किया गया, वो भी कुछ बहुत एनकरेजिंग सा नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर बिजनेस आप देख लें तो सिर्फ 13 करोड़ रुपए पर मंथ यानी लगभग 150 करोड़ रुपए पर ईयर का कुछ बिजनेस होगा। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं डिलेड पेमेंट्स पर। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे एमएसएमई की रिवाइज डेफिनेशन के तहत 250 करोड़ टर्नओवर तक की एंटरप्राइजेज एमएसएमई कैटेगरी में आती हैं। वहीं ट्रेड्स पर ऑनबोर्ड होने के लिए मिनिमम टर्नओवर 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ करने का सुझाव भी रहे हैं। आप मानते हैं ऐसे में ट्रेड्स का दायरा काफी बढ़ सकता है? ये अच्छा सजेशन है। हमने इसको गवर्नमेंट को भी कहा है कि 500 करोड़ की जो लिमिट है उसको 250 करोड़ कर दिया जाए, क्योंकि माइक्रो स्मॉल मीडियम की जो डेफिनेशन है वो 250 के अंदर ही है, और 250 के ऊपर जो हैं वो सारी प्रेजेंट डेफिनेशन के हिसाब से लार्ज इंडस्ट्रीज हो जाती हैं। तो 500 करोड़ और 250 करोड़ के बीच में जो इंडस्ट्रीज बची हुई हैं, बायर्स बचे हुए हैं, वो उनके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं ट्रेड्स पे या ना कराएं। 500 करोड़ वाले के लिए तो कम से कम डायरेक्शन तो है, वो पूरा नहीं करा रहे, जिसको इन्फोर्स करने की जरूरत है, जैसे कि उन्होंने बताया। पर 250 से 500 वालों के लिए तो डायरेक्शन ही नहीं है, कोई इस समय रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये 250 करोड़ करने से एडवांटेज होगा। और दूसरा, ये एक सजेशन हमने कहा है कि इसमें जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स हैं उसमें माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ही कवर्ड हैं अपने क्लेम्स लॉन्च करने के लिए, तो उसमें मीडियम को भी शामिल कर लिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि वो जैसे कि राजीव जी ने बताया कि लार्ज बायर्स जो हैं फिर अब माइक्रो स्मॉल से ना खरीद के अब वो मीडियम की तरफ जा रहे हैं, तो 50 करोड़ से ऊपर वालों से वो बाइंग करेंगे, क्योंकि माइक्रो स्मॉल तो उनको ले जाएंगे फैसिलिटेशन काउंसिल में क्लेम लॉन्च करके। तो मीडियम को अगर इस डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा तो इससे माइक्रो स्मॉल मीडियम तीनों एलिजिबल हो जाएंगे, और ये जो समस्या बायर्स की है और इग्नोर करने की माइक्रो स्मॉल को, तो वो भी इससे काफी हद तक ठीक हो जाती है। आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। राजीव जी, डिलेड पेमेंट्स पर हम 360 डिग्री नजरिया देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में एक पहलू और है, वो कंपनीज जो 45 दिनों में पेमेंट नहीं करती हैं उन्हें हाफ ईयरली रिटर्न भी सबमिट करनी होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, जिसमें ड्यू पेमेंट के साथ डिले के कारण भी बताने होते हैं। इस पर एंटरप्रेन्योर से कैसा रिस्पांस मिलता है? देखिए, ये सभी प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज के लिए जो जितने भी MCA में रजिस्टर्ड है उन सबके लिए ये लॉ है और एक रिक्वायरमेंट है। हालांकि इस पर पेनल्टी जो है, मैंने उसका कोई इफेक्ट देखा नहीं। बहुत से यूनिट्स कंप्लाई नहीं करते हैं, और इसीलिए शायद ये सेक्शन 43B जो इनकम टैक्स का जो अमेंडमेंट है, शायद इसी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जब भी कोई कंपनी अपनी रिटर्न्स फाइल करेगी MCA पोर्टल पे, क्रेडिटर्स की डिटेल देगी, और उसमें अगर डिलेड नंबर ऑफ डिलेज को भी वो हाईलाइट होगा, एक सेपरेट क्रेडिटर्स की लिस्ट बनेगी, तो इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी के माध्यम से उतना एक्सपेंस डिसअलाउ करके जोड़ देगा।
तो मुझे लग रहा है कि ये एक बढ़ता हुआ कदम है। प्रशांत जी, चलते हुए डिलेड पेमेंट्स को लेकर क्या कोई और सुझाव आप शेयर करना चाहेंगे? अब 6000 लगभग कंपनियां हैं 500 करोड़ के ऊपर की, और सिर्फ 2000 है एमएस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव हो सकता है, जैसे हम एज अ कंज्यूमर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ट्रिप एडवाइजर पर जाते हैं तो हमें एक रेटिंग मिलती है सर्विस प्रोवाइडर से। वैसे ही अगर एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये 5781 कंपनीज का नाम हो और एमएसएमई जो उनके साथ बिजनेस करते हैं वो रेट करें, हर बायर को रेट करे वो, और रेट सिर्फ एक पैरामीटर पे हो रहा है, डिलेड पेमेंट। जो बायर्स पेमेंट डिले कर रहे हैं उनके ऊपर वो रेटिंग दे दें। अब अमेजॉन पे होता है, फ्लिपकार्ट पर होता है, ट्रिप एडवाइजर पे होता है, तो यहां पे क्यों ना हो, ताकि लगभग 500 यानी 10% जो अच्छा कर रहे हैं उनको भी हम प्रमोट करें। कई सारे बड़े बिजनेसेस टाइम पर पे कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वे कम से कम ध्यान दे कि उनका नाम, और स्पेशली अगर वो लिस्टेड है तो उनको डिसइंसेंटिव है ये करने में, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज को पूरी दुनिया देख रही है कि ऐसा नहीं कर सकते हो। डॉक्टर कुमार, इस दौर में एमएसएमईज को वर्किंग कैपिटल पर सपोर्ट की उम्मीद है, आपका लास्ट वर्ड। अब यहाँ पे ट्रेड्स के माध्यम से इसको काफी हद तक रिजॉल्व किया जा सकता है। ट्रेड्स में जैसे कि एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, केवल बायर्स की क्रेडिट और क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर बिल डिस्काउंटिंग की जाती है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इसमें अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो कि सप्लायर्स हैं, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को भी देख के अगर उनको भी फाइनेंसिंग की जाए, अगर बायर नहीं आ रहा, लार्ज कॉर्पोरेट नहीं आ रहा, कोई उस पर नहीं रजिस्टर कर रहा क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके लिए कंपल्शन हो जाए कि वो अपने सप्लायर्स को ट्रेड्स के माध्यम से पेमेंट करने के लिए बाध्य हो जाए, तो उस केस में ट्रेड्स को अपना जो मॉडल है उसको चेंज करके माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो उसके प्लेटफॉर्म पे बिल लॉन्च कर रही हैं उसकी डिस्काउंटिंग डायरेक्टली उनकी क्रेडिट वर्दीनेस पे की जा सकती है। ये बीच में ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म्स ने इस मॉडल को काफी हद तक आगे भी बढ़ाया था, और हमारी डिस्कशन के अनुसार इसको वो इम्प्लीमेंट करने वाले थे, पर अभी तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। तो एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आज हमने डिलेड पेमेंट्स पर फोकस किया। हमें ज्वाइन करने के लिए राजीव चावला, चेयरमैन IM SME ऑफ इंडिया, प्रशांत गिरबाने, DG MCCIA, और डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, पावर टू SME, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। अगले सेशन में हम नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल नमस्कार।